Hello viewers. So I am here with my another lecture of organic chemistry, and today we are going to discuss isomerism. Before starting मैं आपको ये बता दूँ कि the lecture definitions and everything I have taken from Federal book, क्योंकि फेडरल बुक की जो एक्सप्लेनेशन थी वो ज़्यादा डीप में थी एंड एवरीथिंग वाज डिफाइंड सो डीपली, तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मैं पंजाब और सिंध बोर्ड के बजाय फेडरल की बोर्ड से लेक्चर कन्वे करूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म, compounds having same molecular formula but different chemical structures are called isomers and the phenomenon is called isomerism. Compounds वो compounds जिनका molecular formula same होता है, ठीक है। molecular formula मतलब जैसे number of carbon atoms कितने होंगे, number of hydrogen atoms कितने होंगे, या फिर कोई और element number of नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे, मतलब ये सारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं ये सब में क्या होंगे, सेम होंगे, बट उनका जो डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स तो सेम है, कि मतलब एक जो कंपाउंड है उसके अंदर फॉर एग्जांपल उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 5 हैं, तो दूसरा जो कंपाउंड होगा तो उसके अंदर भी क्या होंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ जाएगी, उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि मतलब कार्बन एटम किस तरह से जो है वो अरेंज्ड हैं उस कंपाउंड के अंदर। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये उनके प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट बना देते हैं, यानी एक प्रॉपर्टी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी से उसको डिफरेंट कर देते हैं बाय जस्ट अरेंजमेंट, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, यानी नंबर जो है एलिमेंट्स के वो सेम हो, बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स मतलब अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए उनकी वो डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये जो फिनोमिनन होता है, कौन सा फिनोमिनन, ये फिनोमिनन जिसके थ्रू जो कंपाउंड्स होते हैं वो नंबर्स यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम शो करते हैं बट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट शो करते हैं, तो उस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एंड जो कंपाउंड्स इस आइसोमेरिज्म को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है आइसोमर्स, ठीक है। डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट, ठीक है। इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आती है ना, हम लोग दो हमेशा जो है वो कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं इसके अंदर, और उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। मतलब नंबर जो है एलिमेंट्स का और टाइप ऑफ एलिमेंट्स दोनों कंपाउंड्स में सेम होगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर भी डिफरेंट होती हैं। तो वो डिफरेंट क्यों होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट। तो उनके जो मतलब कॉम्बिनेशन किस तरह से हुई हुई है, किस वे में हुई हुई है, और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से स्पेस के अंदर या फिर विद इन द स्ट्रक्चर जो मतलब चेन के अंदर वो कैसे कंबाइन हुए हुए हैं, तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो जो टाइप्स आती हैं आइसोमेरिज्म की, जो मतलब मेजरली जो टाइप्स होती हैं आइसोमेरिज्म की वो दो होती हैं। नंबर 1 होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर फिर मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं इनके, लेकिन मेजरली आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनटू स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। When isomerism is caused by different arrangements, orientations of atoms or groups in space, the phenomenon is called stereoisomerism. Stereoisomerism के अंदर क्या होगा कि जो compounds होंगे उनका molecular formula, structural formula ये दोनों same होंगे, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा उनकी ओरिएंटेशन, उनकी अरेंजमेंट इन स्पेस। यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना, जो नोटेबल है वो है स्पेस, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट जो होगी एलिमेंट्स की वो सेम होगी, मतलब तकरीबन सेम होगी, लेकिन उसमें डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, स्पेस के अंदर, जो मतलब उसके इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स या एटम्स या ग्रुप्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, तो स्पेस के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इस तरह से ये स्पेस की जो अरेंजमेंट्स या ओरिएंटेशन जो डिफरेंट होंगी ना वो बनाएंगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं आगे डिस्कस करूँगी, अभी आई एम जस्ट डिस्कसिंग डेफिनेशन, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। द स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर इन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, मैंने बताया स्टीरियो आइसोमर्स का जो मॉलिक्यूलर इन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा,
बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होगी स्पेस के अंदर, मींस उनके सराउंडिंग वाले जो एटम्स एंड ग्रुप्स ज्वाइन होंगे उसके अंदर, स्पेस के अंदर बेसिकली, तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशन जो 3 डायमेंशन की अरेंजमेंट है ना, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो आपको दिखेगी, तो उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा और वो जो है वो क्या करते हैं, उनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको डिफरेंट बना देते हैं इस तरह से। तो दिस इज़ व्हाट स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज़ कॉल्ड। इसकी एग्जांपल्स में जाने से पहले एक टर्म है किरल मॉलिक्यूल्स, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये फेडरल में डिफाइंड है ये वर्ड। तो किरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स को बाद में समझते हैं, पहले एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये हैंड है, इस हैंड को जब हम बीच में से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसका जो सेंटर है यहाँ से अगर अपने हैंड को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला हाफ हमें मिलेगा और एक ये वाला हाफ हमें मिलेगा। तो यानी देखें, एक साइड पर हमारे पास 2 फिंगर्स आ रही हैं और एक साइड पर हमारे पास एक फिंगर और थंब आ रही है। मीन्स जब हम अपने हाथ को इंटू 2 पार्ट्स डिवाइड करेंगे फ्रॉम द सेंटर, तो हमारे पास जो 2 पार्ट्स हमें मिलेंगे, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल तो नहीं है, हमें दिख रहा है क्योंकि एक तरफ 2 फिंगर्स आ रही है, एक तरफ फिंगर एंड थंब आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम सेंटर में से डिवाइड करें और उनके बाद सेंटर में से डिवाइड करने के बाद हमें जो 2 पार्ट्स मिले, वो पार्ट्स अगर इक्वल ना हो, शेप में सेम ना हो, ठीक है, तो फिर उन मॉलिक्यूल्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? किरल कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म एक बायोलॉजी में भी डिस्कस होती है, उसको कहते हैं आसिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बेसिकली वही होता है, बिल्कुल सेम है, ये सिनोनिम है इसका, किरल मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि किरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? डिससिमेट्रिक होते हैं। या फिर इसकी जगह हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, आसिमेट्रिक। ओके, तो जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, हम अपना हाथ ले लें, कोई भी चीज़ जिसको हम बीच में से डिवाइड करें और वो इंटू 2 पार्ट्स डिवाइड हो और हमें इक्वल हाफ्स ना दे, उसको कहते हैं किरल ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह से सिमिलरली हम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनको हम बीच में से डिवाइड करें और उसके बाद हमें जो 2 मॉलिक्यूल्स मिलें, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इक्वल ना हो, बल्कि 2 अलग अलग पार्ट्स हमें मिल रहे हो डिवाइड करने के बाद, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कह सकते हैं हम लोग किरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को बीच में से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक ये वाला हाफ आएगा और एक ये वाला हाफ आएगा। तो ये दोनों हाफ सेम है ना, ये वाला हाफ भी सेम होगा और ये वाला हाफ भी सेम होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम सेंटर में से डिवाइड करें और फिर जो हमें 2 पार्ट्स जो मिले वो इक्वल हों, ठीक है, शेप में एंड एवरीथिंग उन दोनों के सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं आकिरल मॉलिक्यूल्स या आकिरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है आइसोमेरिज्म में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं किरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली जो किरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फॉलो करते हैं, और जो आकिरल होते हैं मीन्स इनको हम डिवाइड करें और हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आकिरल कहते हैं और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अभी हमने हैंड एंड डस्टर की एग्जाम्पल ली, अब हम किरल मॉलिक्यूल्स को बेसिकली मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करें तो उसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर क्या है? कार्बन है। ठीक है, अगर हम इस सेंटर ऑफ कार्बन मतलब सेंटर में से अगर हम इस मॉलिक्यूल को हाफ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला हाफ मिलेगा हमें और एक ये वाला हाफ मिलेगा। हमें पता है दोनों हाफ इक्वल हैं ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स कुछ और होंगे और इस वाले साइड पर हमारे पास ग्रुप्स कुछ और होंगे। ठीक है, तो वो सारे मॉलिक्यूल जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, सेंटर में से डिवाइड करें, हमारे पास 2 साइड्स अनइक्वल मिले हमें, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम किरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन में को जब हम सेंटर में से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स नहीं आ रहे, तो हम इस कार्बन को क्या कह सकते हैं? आसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन सेंटर में प्रेजेंट है ये कौन सा कार्बन है? आसिमेट्रिक कार्बन है। आसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हमें हाफ्स नहीं दे रहा, सिमेट्रिक हाफ्स नहीं दे रहा, सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। ये किरल मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये जब सेंटर में से कार्बन को डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारे पास दो अनइक्वल हाफ्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इसका नाम क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि ये हमें इक्वल हाफ्स नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम जो असिमेट्रिक हों, जिनको हम हाफ करें बीच में से, और वो जो है वो हमें दो इक्वल पार्ट्स ना दें, डिफरेंट पार्ट्स दें दोनों तरफ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स स्टीरियो आइसोमरिज्म को फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं। तो आगे इसके एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। अभी हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट हो, उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और जो फिनोमिनन होता है उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। The compounds which rotate the plane of polarized light in opposite directions are called optical isomers and the phenomenon is called optical isomerism. वो compounds जो plane of polarized light, जो polarized light है उनको opposite directions में रोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल opposite directions मतलब अगर एक जो कंपाउंड है वो plane of polarized light को रोटेट कर रहा है into left, तो दूसरा वाला जो कंपाउंड होगा वो plane of polarized light को जो रोटेट करेगा वो करेगा towards right। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आता है जिसमें कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट यानी ओपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं, इस फिनोमिनन को या ऐसे तरीके को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और वो कंपाउंड्स जो इसको फॉलो करते हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब द आइसोमर्स विच रोटेट्स the plane of polarized light to the right यानी clockwise direction is known as dextrorotatory isomers or plus isomers। ठीक है, वो सारे आइसोमर्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें टूवर्ड्स राइट, यानी राइट की डायरेक्शन में अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं, तो ऐसा आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं, या फिर उनको पॉजिटिव आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो कंपाउंड जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है राइट टूवर्ड्स राइट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसा आइसोमर को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर या फिर पॉजिटिव आइसोमर। जबकि वो आइसोमर्स विच रोटेट्स द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज लीवो रोटेटरी आइसोमर्स और माइनस आइसोमर्स। ठीक है, वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें टूवर्ड्स लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो उन आइसोमर को हम नाम देते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर्स का या फिर नेगेटिव आइसोमर्स का। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स फॉलो कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक आइसोमर इसमें से होगा जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर होगा, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा होगा टूवर्ड्स राइट, और एक होगा आइसोमर जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, और उसको कहा जाएगा लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट होंगे। ठीक है, इनके ओपोजिट होने की वजह से यानी सिर्फ इस वजह से कि वो एक जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, और दूसरा जो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है, तो सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से इन दोनों आइसोमर्स के अंदर यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर के अंदर और लीवो रोटेटरी आइसोमर के अंदर दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ इसकी बिहाफ पर। ठीक है, दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एनेंट्यूमर्स। वो सारे आइसोमर्स जो कि इस फिनोमिनन को फॉलो करते हैं, मींस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में जो रोटेट करते हैं। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं एनेंट्यूमर। जो इस फिनोमिनन को जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो करते हैं, उन आइसोमर्स को हम कहते हैं एनेंट्यूमर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लैक्टिक एसिड की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इस वाले साइड पर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है उसको लैक्टिक एसिड ने टूवर्ड्स राइट रोटेट किया। ठीक है, यहाँ पर देखें इन दोनों एलिमेंट्स को किस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन राइट की तरफ है। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये इसका पॉजिटिव आइसोमर होगा यानी इसको पॉजिटिव एसिड कह सकते हैं। ठीक है, ये बीच में जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को आप सपोज करें जैसे ये मिरर है। ठीक है, जब हम इस वाले मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है, तो जब मिरर के सामने रखेंगे, क्योंकि ये किरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब हम इसको मिरर के सामने रखेंगे तो वो क्या होगा कि मतलब मिरर में एक ऑपोजिट इमेज दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को मिरर के आगे करते हैं, तो आपका हाथ जो होता है वो फॉर एग्जांपल राइट हैंड को अगर आप अपने मिरर के आगे करें, तो राइट हैंड मिरर के आगे जब आप करेंगे तो वो बल्कि राइट हैंड नहीं होगा, क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किरल होते हैं, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले।
तो सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है ये एक किरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब आप इसको एक मिरर के आगे रखेंगे तो जो मिरर के ऊपर इमेज बनेगी वो उसकी ओपोजिट होगी, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पर अगर वो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, तो अगर आप उसको मिरर के आगे रखेंगे तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो होगी वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, ठीक है। तो ये दो आइसोमर्स जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड के एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव एसिड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है टूवर्ड्स राइट, और उसका दूसरा आइसोमर होता है नेगेटिव एसिड मतलब माइनस एसिड जो क्या करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करता है टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये लीवो रोटेटरी फॉर्म है इसकी और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है लैक्टिक एसिड की। बुक के अंदर एक और एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है टार्टेरिक एसिड की और वो भी सिमिलर बेसिस पर डिस्कस हुई हुई है। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल पढ़ी हुई है ग्लूकोज की। ग्लूकोज में भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है डी ग्लूकोज और एक होती है एल ग्लूकोज। तो वो भी बिल्कुल सिमिलर होती है। ग्लूकोज डी जो होती है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर होता है और एल ग्लूकोज जो होती है वो लीवोरोटेटरी आइसोमर होता है। यानी दोनों जो है दोनों प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करती हैं। जो डी ग्लूकोज होती है वो करती है टूवर्ड्स राइट, इसलिए उसको डी ग्लूकोज कहा जाता है, और जो एल ग्लूकोज होता है वो करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट टूवर्ड्स लेफ्ट, तो उसको एल ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं। अब जो सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Geometrical isomerism, also called cis-trans isomerism, results from a restriction in rotation about double bonds or about single bonds in cyclic compounds. Geometrical isomerism किस वजह से होती है? Geometrical isomerism रिजल्ट होती है जिसको हम लोग cis-trans isomerism भी कहते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी क्यों कहते हैं इसको cis-trans isomerism. Geometrical isomerism results ये किस वजह से होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तब होती है जब रेस्ट्रिक्शन हो जाती है रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड्स। जब दो एलिमेंट्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं ना वो आसानी से मतलब रोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उनके रोटेशन के लिए लाजमी होता है कि वो जो डबल बॉन्ड उनके बीच में उनके बिटवीन प्रेजेंट है वो पहले टूटे, तो जब वो टूटेगा उसके बाद ही उनके जो इर्द गिर्द रोटेशन है वो पॉसिबल हो सकेगी, ठीक है। लेकिन वो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से जो हमारे पास नॉर्मली वो इतनी एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। वो हम आर्टिफिशियली देते हैं उसको एनर्जी, तो फिर डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उन दो एलिमेंट्स के बीच में टूटते हैं और फिर वो रोटेशन जो है अबाउट डबल बॉन्ड पॉसिबल हो पाती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो डबल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स अटैच होते हैं उनके इर्द गिर्द रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनते हैं, या फिर हम सिंगल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। सिंगल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द जो है रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है इन साइक्लिक कंपाउंड्स। सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो सिंगल बॉन्ड्स उनके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं उसके इर्द गिर्द भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी रोटेट नहीं कर सकते ईजीली, वो भी फ्री टू मूव नहीं होते। तो जिसकी वजह से साइक्लिक कंपाउंड्स में और ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है जिसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके इर्द गिर्द जो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना चारों तरफ, ये इजीली जो है वो मूव नहीं कर सकती, ये रेस्ट्रिक्टेड है टू मूव, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके इर्द गिर्द जो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये मूव कर सकेंगे, वरना ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती नहीं है, तो ये जो आइसोमर है ना ये नॉर्मली इसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम उसको आर्टिफिशियली हीट देते हैं इस कंपाउंड को और ये डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपॉन कूलिंग जब वो वापस अरेंज होगा, मतलब जो हमने हीट दी, जब वो हीट जो है वो ख़त्म होगी और वो अरेंज होगा, दोबारा कूलिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर, तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो वो वापस इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब इस फॉर्म में और इस फॉर्म में फ़र्क क्या है? इस फॉर्म के अंदर ये जो दोनों सेम ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम साइड पर है। फॉर एग्जांपल से हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर एक तरफ हैं और ये जो मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों एक तरफ हैं, ठीक है। इस वाली फॉर्म के अंदर क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट साइड्स पर। यहाँ पर एक मिथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप है एंड यहाँ पर एक मिथाइल एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। यानी बल्कि ग्रुप जो है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, जो बल्कि ग्रुप है जिसके अंदर मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो एक साइड पर प्रेजेंट है,
और जो लाइट एलिमेंट है वो एक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें बल्की ग्रुप जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट हो और एक साइड पर जो है वो सिमिलर लाइटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सिस आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं। ये सिस आइसोमर की फॉर्म है। और ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसके ना बल्की ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं और लाइटर जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं उनको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ये तो एग्जांपल थी डबल बॉन्ड्स की, जब दो एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ये जो कॉर्नर्स आपको बीच में शो कर रहा है, ये वाला कॉर्नर एक और ये वाला कॉर्नर, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो सेंटर में प्रेजेंट है और एक ये वाला कार्बन जो सेंटर में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और ये जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हों उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके जो इर्द गिर्द एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी भी रेस्ट्रिक्शन जो होती है वो भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर टूटेगा तो इसके इर्द गिर्द जो ये मॉलिक्यूल्स हैं फ्री टू मूव होंगे, वरना वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, जब वो वापस रीअरेंज होगा तो हमारे पास दो चीज़ें पॉसिबल हैं, दो बातें पॉसिबल हैं कि या तो वो मॉलिक्यूल वापस इसी फॉर्म के अंदर जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है, अपने आप को इसी फॉर्म के अंदर वापस रीजनरेट करेगा, या फिर ये पॉसिबल है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होकर इस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें अगेन हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, दो तरह के आइसोमर्स आ जाएंगे। एक वो जिसके अंदर जो बल्की ग्रुप है वो दोनों एक साइड पर होगा, ठीक है, दोनों लाइटर एलिमेंट्स भी एक साइड पर होंगे, ठीक है। और दूसरा वो मॉलिक्यूल हमारे पास आ सकता है जिसमें बल्की ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हो एंड लाइटर एलिमेंट जो हैं वो दूसरे साइड पर प्रेजेंट हो, ठीक है। अगेन इसको वही कहेंगे हम, ये वाली जो फॉर्म होगी वो ट्रांस आइसोमर की फॉर्म होगी जिसमें बल्की ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पर होंगे, और ये वाली फॉर्म जिसमें बल्की ग्रुप्स हैं वो सिमिलर साइड पर प्रेजेंट होंगे, तो इस वाला आइसोमर को हम कहेंगे सिस आइसोमर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और आ जाती है, ये जो सिस आइसोमर्स होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस आइसोमर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बल्की साइड वाला ग्रुप है, मींस जो मतलब जो हैवी वाला साइड है, वो दोनों साइड जो हैं वो एक तरफ हैं, ठीक है। दोनों मिथाइल ग्रुप जो कि हैवी हैं, देन हाइड्रोजन एटम, ये दोनों एक साइड पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दोनों जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो एक साइड पर प्रेजेंट है और दोनों लाइटर एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि बल्की ग्रुप जो है वो सिर्फ एक साइड पर प्रेजेंट होता है और लाइटर जो ग्रुप है वो दूसरे साइड पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि ट्रांस आइसोमर्स जिसके अंदर जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट है। तो ऐसे आइसोमर जिसमें बल्की ग्रुप्स एंड लाइटर जो एलिमेंट्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हों, उनको ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, और वो होते हैं ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल होते हैं देन सिस आइसोमर्स, ठीक है। तो ये भी एक नोटेबल बात है कि सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ लिख देते हैं। ट्रांस आइसोमर्स मोर स्टेबल होते हैं और सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसमें बल्की ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं 3 हेक्सीन की। इसके अंदर आप देखें, जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर बल्की ग्रुप जो है वो एक साइड पर प्रेजेंट है। इसमें दोनों ये बल्की ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट हैं और जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये मतलब लाइटर एलिमेंट्स जो हैं वो एक साइड पर प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा सिस 3 हेक्सीन, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बल्की ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो भी अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या होगा? ट्रांस 3 हेक्सीन, ठीक है। यहाँ देखें ये दोनों
सेम साइड पर प्रेजेंट है, दोनों सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या होगा, सिस। ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों ऑपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ट्रांस होगा। ये ऑपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल का नाम ट्रांस होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा उसको सिस कहेंगे, बिकॉज इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ब्यूटीन डाइओइक एसिड की। ब्यूटीन डाइओइक एसिड के अंदर भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक सिस ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करती है और एक सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसका जो ये वाला फॉर्म है, इसमें दोनों जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, दोनों जो हैवियर ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम होता है ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। और इस वाली फॉर्म के अंदर दोनों जो हैवी एलिमेंट्स हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट हैं, तो ये वाली जो फॉर्म है इसका नाम होता है सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। जब ब्यूटीन डाइओइक एसिड ट्रांस फॉर्म में मिलता है तो उसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट होती हैं उनकी अरेंजमेंट की वजह से। तो ब्यूटीन डाइओइक एसिड में हमें दो फॉर्म्स मिलती हैं, जब वो ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, तो उस एसिड का नाम होगा फ्यूमेरिक एसिड। और अगर ब्यूटीन डाइओइक एसिड हमें सिस फॉर्म में मिलता है तो फिर उस एसिड का नाम होगा मैलिक एसिड। ठीक है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे वो आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये सेकंड टाइप है। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स भी पढ़ी, जिसमें फर्स्ट जो हमने पढ़ी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी और सेकंड हमने पढ़ी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, the isomerism which is due to difference in the arrangement of atoms within the molecule is called structural isomerism। जब arrangement of atoms डिफरेंट हो विद इन द मॉलिक्यूल। अभी तक जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि जो स्पेस थी, मीन्स सराउंडिंग, जो कार्बन एटम्स के सराउंड में जो एलिमेंट्स थे, यानी स्पेस में जो एलिमेंट्स थे, वो उनकी अरेंजमेंट क्या थी, डिफरेंट थी इन स्पेस। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें जो डिफरेंस आएगा अरेंजमेंट में वो विद इन द मॉलिक्यूल होगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो बनेंगे। ठीक है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो सेम होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जबकि जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दोनों सेम थे, दोनों आइसोमर्स के, लेकिन जो स्पेस में एटम्स प्रेजेंट थे वो स्पेस के जो एटम्स में जो अरेंजमेंट थी वो डिफरेंट थी, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन रहे थे। इस केस के अंदर क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज उन दोनों आइसोमर्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी आई थिंक 5 टाइप्स हैं। पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी टाइप्स की तरफ चलेंगे। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो मैंने ये लिखा है ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और नंबर इसमें बताया हुआ है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है, एक तो ऐसे भी हो सकती है और एक ऐसे हो सकती है। अगर ये अरेंजमेंट इस तरह से होगी तो ये एक आइसोमर बनाएगा जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और अगर ये अरेंजमेंट इस तरह से होगी तो फिर ये एक आइसोमर बनाएगा जिसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, मतलब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे डिफरेंट हो गए। जबकि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखें तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स को काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी टोटल जो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है वो 6 है, और इसके अंदर 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन एटम्स कितना है, इसमें भी 6 है। और ऑक्सीजन एटम्स को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यानी इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का क्या है, सेम है, जो ऊपर मैंने लिखा था इन दोनों का वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, लेकिन जो इनकी अरेंजमेंट है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों के क्या है, डिफरेंट है। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज इन दोनों के डिफरेंट हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों के सेम है। तो ऐसा आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं आप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसके अंदर क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, क्योंकि हमने एक बार पहले ही डिस्कस कर ली कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दोनों आइसोमर्स का क्या होगा, सेम होगा। तो हम जितने भी टाइप्स अब आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, उन सब टाइप्स के अंदर जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। डिफरेंस जो है वो पोजीशन, अरेंजमेंट, इन चीज़ों में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप पर चेन आइसोमेरिज्म में इसमें डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा, चेन ऑफ कार्बन आइटम्स में, ठीक है। मतलब किस वे के अंदर चेन जो है वो अरेंज्ड है, किस मैनर के अंदर चेन जो है वो कार्बन आइटम्स की अरेंज्ड है। तो उस बेस पर जो है वो आइसोमेरिज्म बनेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइप डिस्कस की है यहाँ पर पेंटेन की। अब इस टाइप के अंदर देखें, ये जो फर्स्ट वाली टाइप है इसके अंदर जो कार्बन एटम्स यानी कार्बन की जो चेन है वो लीनियरली प्रेजेंट है, ठीक है। सारे कार्बन जो हैं वो लीनियरली एक दूसरे से अटैच हैं। तो ऐसे इस वाले पेंटेन को हम नाम देंगे एन पेंटेन का, क्योंकि बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। कार्बन की जो चेन है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। तो पेंटेन की ये वाली टाइप जो है इसका नाम होगा एन पेंटेन। इसी तरह से पेंटेन के जो दूसरी अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो सकती है, इसमें जो है एक मिथाइल ग्रुप जो है वो मतलब चेन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन पर जो है वो अटैच हो जाएगा और इस वाले पेंटेन का नाम होगा आइसोपेंटेन, ठीक है। इसी तरह से इसकी थर्ड टाइप है जो इस वे के ना अरेंज होती है, एक से कार्बन एटम जो सिंगली सेंटर में प्रेजेंट होता है, बाकी जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो चारों तरफ से जो है इसके प्रेजेंट होते हैं और इसका नाम होता है न्यू पेंटेन, ठीक है। अच्छा, इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट कर लें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। और आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसके अंदर भी 12 ही हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यानी इसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इनकी अरेंजमेंट में। यानी चेन जो अरेंज है पेंटेन की उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसकी बेस पर जो है वो पेंटेन के तीन आइसोमर्स बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। पेंटेन को आप इन तीन के अलावा किसी फोर्थ वे में अरेंज नहीं कर सकते। तो पेंटेन के हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट 3 जो है वो आइसोमर्स बनते हैं, जिसमें उसकी जो चेन है वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होती है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की सेकंड जो टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर भी बिल्कुल सिमिलर वही केस होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब अरेंजमेंट किसकी डिफरेंट होगी ये डेफिनेशन को पढ़कर पता चलेगा। आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उनकी अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसी वजह से इस वाला आइसोमेरिज्म को नाम दिया गया है पोजीशन आइसोमेरिज्म का। फॉर एग्जांपल हम प्रोपेनॉल की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये प्रोपेनॉल का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। प्रोपेनॉल के फॉलोइंग 2 आइसोमर्स बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास ये 2 आइसोमर्स बनते हैं। इसके फर्स्ट वाले में क्या है, फंक्शनल ग्रुप ये OH है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इस वाले के अंदर फर्स्ट वाले के अंदर जो अल्कोहल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अरेंज्ड है। तो इस वाले जो प्रोपेनॉल है इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल। और इसके अंदर जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। तो इस वाले प्रोपेनॉल का नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं इस वाले का और इसका, इन दोनों का सेम है, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, भले काउंट कर लिएगा, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, अरेंजमेंट यानी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अंदर कि OH की पोजीशन जो है वो कहाँ पर है। अगर OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर है तो वो 1 प्रोपेनॉल उसका नाम है, अगर वो सेकंड कार्बन पर है तो उसका नाम 2 प्रोपेनॉल है। और इसी की बेस पर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है ब्यूटीन की। ये है ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह से बन सकते हैं। एक है कि जो डबल बॉन्ड है वो शुरू के 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, तो उसका नाम है 1 ब्यूटीन। और जो सेकंड टाइप है इसमें जो है डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो रहा है, 2 ब्यूटीन हो रहा है, ठीक है।
आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से काउंट करें या वहाँ से काउंट करें। तो बस बेसिकली नॉमेनक्लेचर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी इसका नाम जो है वो 2-ब्यूटीन है, और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उन दोनों के बीच में जो है वो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम 1-ब्यूटीन हो रहा है। और यहाँ पर जो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के एटम के बीच में प्रेजेंट है, तो उसका नाम 2-ब्यूटीन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो यही होगा, सेम। ठीक है, बस इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का, और इसकी पोजीशन के डिफरेंस की वजह से हमारे पास फॉलोइंग 2 आइसोमर्स बन रहे हैं इसके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसमें भी वही सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा दोनों आइसोमर्स का, लेकिन जो उनके फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, पीछे वाले जो हमने पढ़ा था वो पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप था वो तो सेम था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल ग्रुप था, OH ग्रुप था, वो सेम था दोनों आइसोमर्स के अंदर, लेकिन जो उनकी पोजीशन थी वो डिफरेंट थी। इस वाले केस के अंदर क्या होगा कि पोजीशन की बात नहीं होगी, बल्कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दोनों आइसोमर्स के, वो फंक्शनल ग्रुप्स ही दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे दोनों आइसोमर्स के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिस्कस की एग्जांपल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है फॉर एग्जांपल मैंने कंपाउंड का। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर है कीटोन वाला और दूसरा स्ट्रक्चर है अल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो ये जो कीटोन वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम है एसीटोन, और ये जो अल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम है प्रोपियोन अल्डिहाइड। अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट वाले का वो है ये वाला जो प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, ये दोनों, ये जो है वो इस वाले मॉलिक्यूल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इस वाले केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों आइसोमर्स में आप नोट करें फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों के क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यानी CO ग्रुप प्रेजेंट है, और इस वाले आइसोमर के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यानी COH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों सेम है, और जो कि ये वाला है। ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन आइटम्स हैं, इसमें भी 3 कार्बन आइटम्स हैं, इसमें भी 6 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, इसमें भी 6 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, और ऑक्सीजन आइटम्स दोनों में 1-1 है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है दोनों में कि फंक्शनल ग्रुप इन दोनों के क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल मैंने डिस्कस की है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड का। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंज कर सकते हैं हम इसको COOH वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और दूसरी तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ईस्टर ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जांपल CO ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब ये वाला जो केस है फर्स्ट वाला, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है, और सेकंड वाले केस के अंदर अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला COO। ठीक है, और ये होता है ईस्टर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऊपर वाले केस में एक में कीटोन था, एक में अल्डिहाइड था, यहाँ पर एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक में ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, जो कि ये वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4th टाइप डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। This type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम होगा, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे उस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो मौजूद होंगे उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों के लिए। ठीक है, इन दोनों का सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस वाले केस के अंदर कीटोन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, CO ग्रुप यहाँ पर भी है और CO ग्रुप यहाँ पर भी। फिर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है ये जो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है इसके इर्द गिर्द ये डिफरेंट है। यहाँ पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर देखें दोनों तरफ कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसका नाम इस वजह से 2 पेंटेनोन है और इसका नाम 3 पेंटेनोन है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ गया, जो अल्काइल अरेंजमेंट है इस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अल्काइल अरेंजमेंट्स है, यहाँ पर जो अल्काइल अरेंजमेंट्स है ये क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट है, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म यहाँ पर फॉलो हो रही है। ठीक है,
इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पर जो है ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो सिंगली जो है वो ईथर ग्रुप को शो करता है, ईथर फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो अल्काइल अरेंजमेंट्स है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है दोनों तरफ पर, यहाँ पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी तरफ जो है वो प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इस फर्स्ट वाले का नाम जो है वो डाई इथाइल ईथर है और सेकंड वाले का नाम जो है वो मिथाइल और प्रोपाइल ईथर है, ठीक है। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अगेन डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों क्या हैं? डिफरेंट है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का क्या है? सेम है, एंड दैट इज दिस वन। Okay, so tautomerism. This is the last type of structural isomerism. A type of isomerism in which a compound exists simultaneously in two forms in equilibrium with one another. ठीक है, इस वाले आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि आइसोमर्स जो है वो सिमुलटेनियसली यानी एक ही वक्त में दोनों आइसोमर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होते हैं, फ़ौरन एक दूसरे को मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक फॉर्म जो है वो एक वक्त में पाई जा रही है तो दूसरे ही सेकंड के अंदर जो है वो आपको दूसरी फॉर्म मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो मतलब जल्दी जल्दी अपने आप को दोनों आइसोमर्स क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ। इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ पोजिशन ऑफ प्रोटॉन। इसमें जो प्रोटॉन होता है ना, यानी हाइड्रोजन एटम जो होता है, इस पूरा आइसोमेरिज्म के अंदर ये जो पूरा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम में हमें दो आइसोमर्स मिल जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज मोबल हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन एटम जो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इस हाइड्रोजन को क्योंकि बार बार मूव करता रहता है तो इसलिए इस तरह के हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं मोबल हाइड्रोजन का, ठीक है। इसकी एग्जांपल है इथाइल एसिडो एसीटेट ईस्टर, ठीक है। ये कंपाउंड है जो कि इक्विलिब्रियम में, ये एरो शो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी फ़ौरन जो है वो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिमुलटेनियसली आपको ये दोनों फॉर्म्स मिलती हैं एक ही मतलब मिक्सचर के अंदर, ठीक है। इसमें आप इन दोनों कंपाउंड्स का नोट करें कि सिर्फ एक जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उस हाइड्रोजन एटम की जो है वो पोजीशन चेंज करने की वजह से ये दोनों कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, ये अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इस वाली फॉर्म के अंदर ये इधर प्रेजेंट है और इस वाली फॉर्म के अंदर आप देखें ये यहाँ से चला गया ऊपर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया, जबकि हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से ऊपर चला गया इसके पास, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन की मूवमेंट है, ये हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन से ऑक्सीजन के पास जा रहा है, ठीक है। ये जल्दी जल्दी अपनी जो पोजीशन चेंज करता है, इस वजह से हमारे पास इस कंपाउंड के जो है वो दो आइसोमर्स हमें मिल जाते हैं, उसको कहते हैं टॉटो आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टॉटो आइसोमेरिज्म। और इसकी जो ये वाली फॉर्म होती है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप में नजर आ रही है, कीटो फॉर्म होती है, और इसकी ये वाली फॉर्म जो होती है वो इनोल फॉर्म होती है, इसमें डबल बॉन्ड एंड OH फंक्शनल ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज लेसन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।